हाँ, पेज नंबर 99 जीएसटी में। लास्ट लेक्चर में भी अपने सम्स के ऊपर बात कर रहे थे। कुछ सम्स जो अपने पेंडिंग है वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 26 से शुरू कर रहे हैं। आईएसडी वाला पार्ट है, सेक्शन नंबर 20, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर ये पॉइंट है। तो मैंने आपको कंसेप्ट तो बता दिया था कि आईएसडी ऑफिस एग्जैक्टली है क्या। तो जो भी इनपुट सर्विसेज हम जितनी भी अवेल कर रहे हैं, वो सारी इनपुट सर्विसेज पे जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस पे करने के बाद उसका बिल एक एड्रेस के नाम का हम बनवा लेंगे कि भाई इस एड्रेस पे आप सारा बिल भेज दो। आईटीसी उसका हम अक्यूमुलेट कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद जो भी आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा विद इन आवर ब्रांचेस इंटरनली, वो हम कर लेंगे। ठीक है, वो कर लो, जल्दी कर लो, आवाज़ कंटिन्यूस आ रही है मुझे। हाँ, तो वो जो होगा उसमें सिचुएशन ये है कि आपको आईटीसी पे डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्रांचेस में, तो वो इंटरनल मैटर हम कर सकते हैं। आउटसाइडर से हमें जो भी बिल मंगवाना है वो एक एड्रेस पे मंगवा ले, तो वो आईएसडी ऑफिस के थ्रू मैनेज करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं, मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट में ये बोला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो किस रेशियो में बांटेंगे ब्रांचेस में आईटीसी, वो कैसे डिसाइड होगा। तो बोला प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर हमें देखना है, और वो आपको डेटा में दिया हुआ होगा। अगर आपकी कोई ब्रांचेस इस साल ही ओपन हुई है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो थी नहीं, तो फिर रेशियो लेने में प्रॉब्लम आएगी ना। तो क्या बोला, जो रिसेंट क्वार्टर कंप्लीट हुआ होगा क्वार्टरली डेटा यूज कर लो, करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रीसीडिंग ईयर लेने की जरूरत नहीं है। तो दो ऑप्शंस थे हमारे पास, उसी का मैं आपको प्रैक्टिकल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। अब जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे रखा है उसके अंदर विद सॉल्यूशन ही मैंने रखा है। जैसा मैंने आपको बोला था कि एग्जीक्यूटिव में आपका एमसीक्यू एग्जाम है, इतने बड़े सम्स आने वाले हैं नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऐसा सम आ जाए, लेकिन हम सेक्शन को और पक्के तरीके से समझने के लिए इसको एज एन इलस्ट्रेशन यूज कर रहे हैं, जो आपको सॉल्यूशन के साथ सिर्फ कैलकुलेशन टैली करते जाना है कि हाँ ये कैसे गिना। लिखने की अभी जरूरत है ही नहीं, आप घर पे भी नहीं लिखोगे चलेगा, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन समझ लो, उतना इनफ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 26 वाले का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इसमें बोला XYZ लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, इनका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है, और उसी को उन्होंने आईएसडी ऑफिस की तरह रजिस्टर करवा रखा है। ये बात भी मैंने सेक्शन में क्लियर कर दी थी कि आप किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन या आपकी ही वन ऑफ द ब्रांचेस या आप ही की हेड ऑफिस को आप आईएसडी ऑफिस बना सकते हो। नया कैपिटल एक्सपेंडिचर या खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं, ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में दिल्ली वाला जो आपका ऑफिस है वही आपका आईएसडी ऑफिस भी है, ये भी क्लियर कर दिया। बाकी का डेटा दे रखा है, मंथ है जुलाई 2021 का, और उसमें बताया कि आपने कौन कौन सी इनपुट सर्विसेज अवेल की और उस पर आपने कौन से नाम से कितना जीएसटी पे किया। तो इनपुट सर्विस का नाम रखा है ABCD ऐसे बोला हुआ है, इनपुट सर्विस A, इनपुट सर्विस B, दैट इज अ टाइप ऑफ सर्विस। उस सर्विस का फायदा कौन सी यूनिट्स को मिला वो भी क्लियर किया कि आपकी कौन सी ब्रांच ने वो सर्विस एक्चुअली में अवेल की है, वो भी क्लैरिफाई कर दिया। और जब आपने सर्विस अवेल की तो आपने कौन सा जीएसटी भरा, CGST प्लस SGST पे किया या IGST पे किया, वो भी क्लैरिफाई किया। तो सब चीज़ डिटेल में समझा रखी है। उसके नीचे आप देखोगे टेबल के साथ तो टर्नओवर की लिमिट दे रखी है, क्योंकि अपना रेलेवेंट मंथ है जुलाई 21 का, तो उसके पहले का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो है 2021। तो मार्च 21 तक का जो भी टर्नओवर है सारे यूनिट्स का, वो टर्नओवर आपको दे रखा है, टोटल बता दिया, ये हो गया। उसके बाद डिटेल दे रखी है, उसमें बोला है कि आपका जो यूनिट 1 है वो कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में, वही आपका आईएसडी ऑफिस भी है। तो योर यूनिट 1 इज योर आईएसडी ऑफिस इटसेल्फ, तो दोनों चीज़ें वहीं से मैनेज हो रही है। बाकी के जो आपके यूनिट है 2, 3 और 4 वो कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में, राजस्थान में और गुजरात में, तो अलग अलग स्टेट्स में है। तो क्योंकि इंटर स्टेट वाली सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, लोकेशन से आपको समझ में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, करना ये है जितना जीएसटी आपने भरा एज इनपुट टैक्स, आईएसडी ऑफिस ने अपने नाम पे बिल मंगवा लिए। अब आपको वो टोटल जीएसटी को ये सारे यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू अ सूटेबल रेशियो एंड अकॉर्डिंग टू अ लॉजिक। तो जो भी कॉमन सेंस यहाँ पे लगेगी वही हमें फॉलो करनी है। एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना, और ध्यान से समझ लेना आपको क्या करना है। कैलकुलेशन आपके सामने, आपको अगर वो रेशियोज वेरीफाई करने हैं आप कैलसी पे या मोबाइल में गिन सकते हो, आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन वेरीफाई करना है, लिखना कुछ नहीं। तो कैलसी अगर है तो यूज़ कर लो साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन कैसे हुआ है, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे देखें। चलो अब ध्यान दो, इनपुट सर्विस वाइज टारगेट करते हैं, वैसे ही शुरू करना चाहिए। इनपुट सर्विस A जो आपने अवेल की है उसका बेनिफिट आपके कौन से यूनिट को मिला, सिर्फ यूनिट 3 को, मतलब वो सर्विस का फायदा सिर्फ यूनिट 3 के बिजनेस को हुआ है, बाकी यूनिट्स को नहीं हुआ। अच्छा, इस पे आपने जो जीएसटी पे किया वो लोकल जीएसटी है, CGST एंड SGST, ठीक है, वैसा रहेगा। टोटल अमाउंट कितना पे किया बता दिया। अब इसमें आप क्या सजेस्ट करते हो, ये इनपुट सर्विस पे जो भी जीएसटी आपने भरा 54,000, ये आपको चारों यूनिट में बांटना चाहिए या सिर्फ यूनिट 3 को
उसी को अलोकेट होगा। बाकी यूनिट्स का क्या लेना देना, जिस सर्विस का बेनिफिट जिस यूनिट को मिला ही नहीं वो उसका आईटीसी कैसे क्लेम करेगा, ये भी तो एक बेसिक बात है। तो इनपुट सर्विस ए में आपको रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ यूनिट 3 को मिला है। तो भले बिल आईएसडी ऑफिस के नाम पे बना है, लेकिन आईएसडी ऑफिस को पता है कि ये यूज किसने किया है, यूनिट 3 ने, तो डायरेक्ट उसी को पूरा क्रेडिट पास ऑन कर दो, वो यूज कर लेंगे। क्लियर। तो ये 27,000 ईच सीजीएसटी एंड एसजीएसटी जो है वो आपको सिर्फ यूनिट 3 को पास ऑन करना है। बट अब इसमें एक कैलकुलेशन वाली बात समझो, टेक्निकल बात है और इसको अपने इग्नोर नहीं कर सकते। यूनिट 1 या अपना आईएसडी ऑफिस कहाँ पे, आप ही मेरे को बताओ, आईएसडी ऑफिस कौन सी लोकेशन पे, दिल्ली में। और यूनिट 3 जिसने इनपुट सर्विस ए अवेल की वो कौन सी लोकेशन पे है, राजस्थान। तो दिल्ली और राजस्थान इंटर स्टेट हो गया, दिल्ली इज अ डिफरेंट टेरिटरी, राजस्थान एक अलग स्टेट है। अब पॉइंट ये है कि आईएसडी ऑफिस दिल्ली में है, मतलब दिल्ली वाले के पास आईटीसी आया है और दिल्ली वाला राजस्थान वाले को क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा है, तो कौन से नाम से ट्रांसफर कर पाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम से ट्रांसफर कर पाएगा? क्यों? क्योंकि वो इंटर स्टेट है। तो इंटर स्टेट जब हम देखते हैं कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे कोई भी गुड्स सर्विसेज कुछ भी पास ऑन होता है, तो कौन से नेचर का जीएसटी एक्सचेंज होता है, आईजीएसटी। तो जब आईएसडी ऑफिस अपना जीएसटी पास ऑन कर रहा है तो वो भी तो आईजीएसटी के नाम से ही कर पाएगा ना, ये समझ आ रहा है। तो ये सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर। ऐसे और भी इंस्टेंसेस अभी आगे बताऊंगा तो सारे कॉम्बिनेशन क्लियर होंगे, एंड में आपको इसका कंक्लूजन दूंगा, अभी नहीं दे रहा हूँ, अभी एक एक पॉइंट पहले समझ लो। तो ये लॉजिक समझ आया क्यों आईजीएसटी के नाम से गया। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जो जीएसटी आपने जिस नाम से भरा था वो था सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, 27,000 प्लस 27,000, लेकिन जब वही जीएसटी आप आगे पास ऑन कर रहे हो टू योर राजस्थान यूनिट, तो आप कौन से नाम से पास ऑन कर रहे हो, आईजीएसटी। आया समझ में? तो आया था सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से, लेकिन गया आईजीएसटी के नाम से, ये चीज हो रही है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, इनपुट सर्विस बी जो आपने अवेल की उसमें टोटल आपने आईजीएसटी पे किया, मतलब वो आपने किसी और स्टेट से अवेल की होगी तो उन्होंने आईजीएसटी मांगा, दिल्ली से आपने अवेल नहीं किया। तो आईएसडी ऑफिस दिल्ली में है लेकिन जो सप्लायर है वो कोई और स्टेट में होगा, तो उसने आईजीएसटी चार्ज किया आपसे, आपने पे कर दिए। अब पॉइंट ये है कि इस इनपुट सर्विस का बेनिफिट यूनिट 1, 2 और 3 तीनों को मिला है। तो आईएसडी ऑफिस आइडियली क्या करेगा, ये 36,000 तीनों यूनिट्स में बांट देगा, यूनिट 1 में, यूनिट 2 में और यूनिट 3 में। कौन से रेशियो में बांटेगा, प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के रेशियो में जो आपको दे रखा है। तो रेशियो है 25:15:75, ये रेशियो होगा। यूनिट 4 से कुछ मतलब है क्या, नहीं, तो उसको कंसिडर मत करो, ठीक है। तो 36,000 आपको ये 3 रेशियो में बांटना है, 25:15:75। आप कैलकुलेट करके देख लो क्या अमाउंट आ रहा है, और वो टेबल में आपको अमाउंट मैच हो रहा है। पहला अमाउंट अगर आपको गिनना है यूनिट 1 के लिए तो कैसे गिनोगे, 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई वो तीनों का टोटल 115, 165 मत ले लेना डिनोमिनेटर में, क्योंकि यूनिट 4 आपने गिना ही नहीं है, 3 यूनिट्स का ही रेशियो लेना है, 25:15:75, तो दैट इज 115, ठीक है। 36,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 115 आया फर्स्ट अमाउंट, कितना आ रहा है, 7826 आ रहा है। अब देखो जो आपने जीएसटी चुकाया था किस नाम से पे किया था, आईजीएसटी। अब जब आप आगे पास ऑन कर रहे हो तो इसमें मैं जो आपको बोल रहा था ट्विस्ट आएगा वो यही है। अब देखो आपको थोड़ा उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा क्या सिचुएशन है। आपका यूनिट 1 कहाँ पे है, दिल्ली में, आपका आईएसडी ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में, सेम एड्रेस। तो आईएसडी ऑफिस ने जो आईजीएसटी चुकाया वो जब वो यूनिट 1 को पास ऑन करेगा तो ऐसा नहीं होगा सेम एड्रेस पे ही पास ऑन कर रहा है, आईएसडी ऑफिस और यूनिट 1 का एक ही एड्रेस है ना। तो आईएसडी ऑफिस जब यूनिट 1 को जीएसटी पास ऑन कर रहा है तो वो जीएसटी उसको उसी नाम से पास ऑन करेगा जिस नाम से वो गया था, मतलब आईजीएसटी के फॉर्म में पे ऑफ हुआ था तो आईजीएसटी के नाम से पास ऑन होगा। यही सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम से पे ऑफ हुआ होता तो उस नाम से पास ऑन होता। रीजन लोकल टेरिटरी, इंट्रा स्टेट, दिल्ली में इटसेल्फ, यूनिट 1 एंड आईएसडी दोनों दिल्ली में है, तो इसके बीच में जब जीएसटी पास ऑन होगा तो जिस नाम से जीएसटी पे ऑफ हुआ था उसी नाम से पास ऑन होगा। लेकिन यही आईएसडी ऑफिस जब यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 मुंबई, राजस्थान, बाकी जगह पे पास ऑन करेगा, गुजरात, तो फिर किस नाम से पास ऑन करेगा, आईजीएसटी। मतलब पे किसी भी नाम से किया हो, पास ऑन तो हमेशा आईजीएसटी के नाम से ही होगा अगर इंटर स्टेट पास ऑन हो रहा है। लेकिन अगर लोकल लेवल पे पास ऑन हो रहा है तो जिस नाम से पे ऑफ हुआ था उसी नाम से पास ऑन होगा। ये है पूरा ओवरऑल रूल जो कंक्लूजन में आपको बोल रहा था, ये अभी मैं टैली करा देता हूँ, ठीक है। तो देख लो 7826 जो आपका अमाउंट आया वो सॉल्यूशन में देखो किस नाम से पास ऑन हुआ,
आईजीएसटी के नाम से ही पास ऑन हुआ। अब दिल्ली का आईएसडी ऑफिस दिल्ली के यूनिट 1 को पास ऑन कर रहा है, लेकिन फिर भी आईजीएसटी के नाम से क्यों पास ऑन कर रहा है? क्योंकि पे ऑफ भी आईजीएसटी के नाम से ही हुआ था। क्वेश्चन में देखो जो 36,000 आपने लिया वो क्या था? आईजीएसटी था ना, तो जिस नाम से आया था उसी नाम से जाएगा। सिंपल रूल रखते हैं यहाँ पे लोकल लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 के लिए अगर आपको अप्रोप्रिएशन करना है तो 36,000 इंटू 15/115 यही होगा। अमाउंट देख लो आ रहा है 4696। अब देखो यूनिट 2 को जब पास ऑन होना है तो किसी भी नाम से आया हो जाएगा तो आईजीएसटी के नाम से। क्यों? क्योंकि इंटरस्टेट हो गया ना। आईएसडी ऑफिस दिल्ली में है, यूनिट 2 दिल्ली के बाहर है दूसरे स्टेट में, तो इम्प्लाइड है कि वहाँ पे जो एप्लीकेशन होगा वो आईजीएसटी के नाम से ही पास ऑन होने वाला है। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं आपको। और देखो सॉल्यूशन में उन्होंने जो कॉलम्स बनाई है वो कॉलम्स भी देख लो। सॉल्यूशन में यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 का कॉलम देखो, उसमें सिर्फ आईजीएसटी लिखा है सीजीएसटी एसजीएसटी कॉलम, लेकिन वही यूनिट 1 में आप देखो 3 कॉलम्स है। समझ आया क्यों 3 कॉलम है? क्योंकि यूनिट 1 और आईएसडी ऑफिस दोनों दिल्ली में है, इसलिए 3 कॉलम। क्लियर ये? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट जो यूनिट 3 है उसको भी तो पास ऑन करना है क्रेडिट, तो 36,000 इंटू 75/115। ठीक है, अमाउंट देख लो कितना आ रहा है, टैली हो रहा है 23,000। 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है क्योंकि वो पॉइंट में होता है तो उन्होंने किस तरफ राउंड ऑफ किया दैट कैन वेरी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2, 3, 4, 7, 8 के नियर अबाउट आ रहा है तो इट इज डन। क्लियर? अब देखो ये भी आईजीएसटी के नाम से ही पास ऑन हुआ, कुछ सोचना ही नहीं है, तो आपको कंसेप्ट पता चल गया। और भी एग्जांपल आगे गिनवा रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी कुछ कंफ्यूजन है तो टैली हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। इनपुट सर्विस सी जो आपने अवेल की, आपने लोकल जीएसटी पे किया उसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, अमाउंट आपके सामने 12,600, और आपने इसका फायदा चारों यूनिट्स को दिया। मतलब ये इनपुट सर्विस का बेनिफिट ऑल 4 यूनिट्स ने अवेल किया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी चारों में होना चाहिए। समझ आ गया? तो ये 12,600 प्लस 12,600 टोटल 25,200। ये टोटल 25,200 जो चारों में बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? टर्नओवर के रेशियो में। 25:15:75:50 टोटल 165 जो आपका टर्नओवर का रेशियो नीचे है वो। तो आप डिवाइड करके देखो। फर्स्ट वाला गिनो ना, 25,200 इंटू 25 डिवाइड बाई 165 फॉर यूनिट 1 कितना अमाउंट आ रहा है? 3818 आ रहा है। अब आप ये समझो कि किस नाम से बटना चाहिए। एक इसको बट रहा है यूनिट 1 को, यूनिट 1 तो दिल्ली में है, आईएसडी ऑफिस भी दिल्ली में है, तो जिस नाम से जीएसटी आया था उसी नाम से जाना चाहिए। आप डेटा में देख लो जीएसटी गया किस नाम से था? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। पे ऑफ वैसे ही हुआ था तो डिस्ट्रीब्यूट भी उसी नाम से होगा, क्योंकि इंटर स्टेट नहीं है, विद इन द सेम लोकेशन है, दिल्ली के अंदर ही हो रहा है ना ये, इसीलिए। तो इसलिए जो 3818 आपका आंसर आया वो सही है टोटल अमाउंट, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के नाम से होगा, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1909 एग्जैक्टली उसका हाफ। देखो सॉल्यूशन में आपको टैली हो जाएगा। समझ आया? तो एकदम लॉजिकल है। फर्स्ट टाइम थोड़ा स्कीम समझने में टाइम लगेगा, एक सम करेंगे तो क्लियर होगा, लेकिन उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा क्यों किया, लॉजिक है उसके पीछे, तो टेंशन नहीं है। क्लियर? पता चला? तो 3818 जो आपका आया वो सही है, लेकिन बटेगा लोकल जीएसटी के नाम से। आगे देख लो अब नेक्स्ट 25,200 इंटू 15/165 2290 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वो आप उन्होंने 1 में राउंड ऑफ किया, आप देख लेना पीछे पैसे में क्या है। पैसे में आंसर लिखना नहीं होता क्योंकि जीएसटी में सेक्शन में है कि इट इज टू बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल्स ऑफ ₹1, पैसे में नहीं लिखना। तो 2291 कर दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये 2291 किस नाम से बटेगा? आईजीएसटी, क्योंकि आईएसडी ऑफिस यूनिट 2 को भेज रहा है, इंटरस्टेट हो गया, जीएसटी पे किसी भी नाम से किया हो आगे पास ऑन होगा तो आईजीएसटी के नाम से ही होगा। तो यूनिट 2, 3 और 4 में तो आपको सोचना ही नहीं है, बिना सोचे आईजीएसटी के नाम से ही लेके जाना है। लेकिन यूनिट 1 में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपने पे किस नाम से किया है, उसी नाम से पास ऑन करना, बस वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना है, तो वहाँ वेरिएशन आ रहा है। बाकी के अमाउंट्स आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। आगे चलते हैं इनपुट सर्विस डी पे। इनपुट सर्विस डी का बेनिफिट तो सिर्फ यूनिट 1 को ही मिला ना, तो रेशियो निकालना ही नहीं है। अब यूनिट 1 तो अपना दिल्ली में ही है, तो जिस नाम से जीएसटी आया उसी नाम से जीएसटी जाएगा, और कुछ नहीं। तो देख लो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीधा अमाउंट कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन में, और कुछ भी कैलकुलेट करने की नीड नहीं। यहाँ तक पता चला? तो अप्रोप्रिएशन में कोई क्वेरी? क्लियर? अब बाकी जो 1-2 चीज़ें इसमें अभी तक अपन ने नहीं डिस्कस की वो देख लो। एक आप देखो यूनिट 3 जो टर्नओवर लिखा है, यूनिट 3 का टर्नओवर, उसके साथ में कुछ नरेशन दिया हुआ है ना, नॉट रजिस्टर्ड एज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। ये हम बात कर चुके हैं आगे सेक्शन 23 में, कि अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाईज ही प्रोवाइड करते हो
तो फिर आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कलेक्ट ही नहीं करने वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले क्या करोगे, आईटीसी भी तो नहीं मिलता एग्जेम्प्टेड गुड्स पे। तो एक्चुअली में इस सिचुएशन में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ये उन्होंने डेटा दे रखा है। दूसरा जो ऊपर यूनिट डी लिखा था, सॉरी इनपुट सर्विस डी लिखा था, जो अभी अपन ने जस्ट लास्ट में कैलकुलेट किया, उसमें देखो ब्रैकेट में कुछ क्लैरिफिकेशन है। बोला इनपुट सर्विस डी इज अवेल्ड फॉर एम्प्लॉय ऑन वेकेशन ड्यूरिंग द मंथ नॉट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ये ब्लॉक क्रेडिट वाली लिस्ट में था 17(5) में, अगर आपको याद हो, ट्रैवल बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉय नॉट अंडर ऑब्लिगेशन, उसका कोई आईटीसी एम्प्लॉयर को मिलता नहीं है, ये बात अपन ने की थी। ये सब डिटेल दे के वो आपको सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर आप सोचोगे कि सर फिर यूनिट 3 पे हमने अलोकेशन क्यों किया, इनपुट सर्विस डी को बांट के क्या मिला, जब कोई क्रेडिट ही नहीं मिलना, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं। आप ये पॉइंट समझो हम कर क्या रहे हैं। आईएसडी ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, आईएसडी ऑफिस का काम क्या है। उनका काम ये है कि जितना क्रेडिट उन्होंने अक्यूमुलेट किया वो आइडियली जिस यूनिट के नाम का है उसको बांट दे, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब जो आईएसडी ऑफिस ने काम कर दिया, चारों यूनिट्स को अपना अपना क्रेडिट दे दिया जो आपके सामने। नाउ लेट द यूनिट डिसाइड कि वो अपना रिटर्न जब भरेगा तो उसको क्या आईटीसी क्लेम करना है, क्या नहीं करना है। समझ आ रहा है। तो आईएसडी ऑफिस ना सिर्फ फर्स्ट स्टेप का ही सोच रहा है। आप अगर डायरेक्टली सेकंड स्टेप लगाओगे तो कंफ्यूजन होगा। एट अ टाइम एक ही काम करना है। आईएसडी ऑफिस का जितना रोल है ना, बोलते हैं ना, जितना आपको काम दिया उससे ज़्यादा दिमाग लगाना भी ठीक नहीं है, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर की चीज़ है। आईएसडी का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ इतना है कि मैथमेटिकली आईटीसी एक तरफ इकट्ठा करके बांट देना। अब देखो चारों यूनिट अलग स्टेट में, मतलब चारों डिस्टिंक्ट पर्सन है, ये तो पक्का है। सबका जीएसटी नंबर सेपरेट होगा ना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, सेम जीएसटी नंबर तो है नहीं। तो गुजरात वाला अपना रिटर्न भरता है, राजस्थान वाला अपना रिटर्न भरता है, मुंबई वाला अपना रिटर्न भरता है, चारों के रिटर्न सेम नहीं है। तो लेट देम डिसाइड ना कि उनको रिटर्न फाइल करना है नहीं करना है। करना है तो उसमें कौन सा आईटीसी क्लेम करना है नहीं करना है। आईएसडी ऑफिस का काम नहीं है। आईएसडी ऑफिस अपने लेवल पे ये नहीं बोलेगा यूनिट 3 को कि भाई तू तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तुझे क्रेडिट क्यों पास ऑन करूं, तेरे नाम का जीएसटी बाकी 3 में पास ऑन कर देता हूँ, उल्टा यूज हो जाएगा। ये चलेगा क्या? एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हो जाएगा। फिर जब पकड़े जाओगे तो 24% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वो काम आईएसडी ऑफिस नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करेगा, बोले मुझे कोई मतलब नहीं है कि चारों यूनिट क्या करते हैं, मेरा काम इतना ही है कि मुझे ये क्रेडिट डिवाइड कर देना है, फिर वो लोग अपना अपना देख लेंगे। अब जब चारों को उसने अपना अपना क्रेडिट डिवाइड कर दिया, जो आपको ये टेबल में टोटल दिख रहा है, कुछ सॉल्यूशन है उसमें टोटल क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड देख लो। यूनिट 1 को सीजीएसटी के नाम पे 2989, आईजीएसटी के नाम पे 7826, ऐसे करके सबको क्रेडिट पास ऑन कर दिया। अब ये यूनिट्स अपना अपना हिसाब खुद देखेंगे। अब जब यूनिट 3 की बात आएगी तो यूनिट 3 रिटर्न फाइल करेगा क्या? वो एग्जेम्प्टेड है ना, वो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं ना उसने, तो ये क्रेडिट वो क्लेम करने वाला है यूनिट 3 नहीं। तो एक्चुअली में ये 88,933 भले उसको अलॉट किया गया है ऑन पेपर चालान के थ्रू, लेकिन इट इज़ यूजलेस, इट इज़ कॉस्ट। उसका कोई आईटीसी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यूनिट 3 अपना रिटर्न ही नहीं भरता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जीएसटी नंबर के बिना कैसे रिटर्न भरेगा? तो ये 88,000 उसको अलोकेट हुआ है, लेकिन उसके कोई काम नहीं आने वाला, उल्टा उसकी तो कॉस्ट का पार्ट है, आईटीसी मिलने वाला ही नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज़? ठीक है। तो उससे आईएसडी को कोई मतलब नहीं, उसने डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, बाकी यूनिट 3 देख लेगा उसको क्या करना है। बाकी चीज़ में भी यही होगा। अब जो इनपुट सर्विस डी की बात हो रही है, जो ये 1080 वाला अमाउंट है, तो इनपुट सर्विस डी पे जितना भी जीएसटी पे किया गया था वो आईएसडी ऑफिस ने यूनिट 1 को पास ऑन कर दिया। नाउ लेट यूनिट 1 डिसाइड कि उसको उसका आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्लेम करना है नहीं करना है। आपको पता है कि क्लेम नहीं होने वाला, तो आया तो है यूनिट 1 के पास, लेकिन उसको क्लेम नहीं करेगा। आया है समझ में? तो ये 2 स्टेप्स में काम हो रहा है, अपने को उसको मिक्स नहीं करना है। आईएसडी का काम अलग है, यूनिट्स का इंडिविजुअली क्लेम करने का काम अलग है, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ दिया। और क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, तो डिस्ट्रीब्यूट तो आप करोगे जैसे उन्होंने किया, आगे यूनिट्स क्या करेंगे वो उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब आया समझ में क्या हो रहा है? क्लियर? चलो, तो 26 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, और एक आईएसडी का आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया कि काम कैसे करता है। बाकी भी देख लेते हैं 27 में क्या नया है। तो वो 27 क्वेश्चन पूरा सेम है, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी हो तो आप करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। एक नया डेटा, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको बोला कि पिछले सम में अगर हम ये मान लें कि कोई एक यूनिट जो है वो लास्ट ईयर नहीं था और नया स्टार्ट हुआ है, तो क्या चेंज आएगा। तो भाई सीधी बात है, लास्ट ईयर का टर्नओवर यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप देख लो, क्योंकि हम जुलाई मंथ में थे, आपको अप्रैल टू जून जस्ट प्रीवियस क्वार्टर उसका टर्नओवर दे रखा है, तो रेशियो चेंज हो गया। रेशियो चेंज होते ही पूरे नंबर चेंज हो जाएंगे। तो सम का पैटर्न वही है, सिर्फ नंबर चेंज कर दिए क्योंकि टर्नओवर का डेटा चेंज हो गया। तो आप उसको गिन के एक बार टेबल से टैली कर सकते हो। लॉजिक आपको पता है, लोकल लेवल पे जीएसटी पास ऑन हो रहा है,
तो जिस नाम से आया था उसी नाम से जाएगा। अगर अदर स्टेट में पास ऑन हो रहा है तो किसी भी नाम से आया हो जाएगा IGST के नाम से। बस ये 2 ही पॉइंट्स है। इतना समझ में आ गया तो आपको किसी कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और ये थोड़ा प्रैक्टिस और इस सम के एक्सपीरियंस से आपको समझ आएगा। तो जो मैंने सम करवा दिया वो भी आप घर पे एक बार फिर से कैलसी पे वेरीफाई कर लो, और उसके बाद ये वाला सम एक बार फिर से ट्राई कर लो। आपका सेक्शन 20 का कंसेप्ट पूरा पक्का हो जाएगा। और जो ये पढ़ रहे हो ये आपको अगले लेवल पे काम आने ही वाला है, बिकॉज फाइनल में भी ये चीज़ें आती है। तो अभी पढ़ रहे हो, सम ओरली सॉल्व कर रहे हो, कैलसी पे कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल पे लिखना होगा, बट कंसेप्ट पता होगा ना तो रिकॉल जल्दी होगा। आया समझ में? ठीक, चलो देखते हैं आगे। 27 इज ऑल्सो डन। 28 में देखें। 28 क्वेश्चन में ना एक रिवर्सल वाली सिचुएशन है। बाकी फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सेम है जो अभी मैंने आपको करवाया, उसमें आपको कुछ नया नहीं करना। मैं बता भी देता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सिर्फ वो रिवर्सल की एंट्री करवा देता हूँ तो आपका काम हो जाएगा। अभी 28 इलस्ट्रेशन में उन्होंने डेटा 26 वाला ही यूज़ किया है। उन्होंने बोला 26 में जो हो रहा था उसके बेस पे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। और 26 इलस्ट्रेशन जो जस्ट अभी सॉल्व किया उसमें वो इनपुट सर्विस सी जो था ना, जो अपन ने देखा, अभी आप डेटा में देख सकते हो साथ में, इनपुट सर्विस सी 12,600 वाला, वो ऐसा बोल रहे हैं कि उस इनपुट सर्विस सी में से कुछ सर्विसेज एक्चुअली में प्रोवाइड हो नहीं पाई, तो उसके बदले ना वो क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। मैंने आपको गुड्स बेचने का प्रॉमिस किया, आपसे पैसा ले लिया, और बाद में मैंने गुड्स डिलीवर नहीं किए, या डिलीवर किया, आपको गुड्स पसंद नहीं आया, वापस दे के चले गए, तो मैं पैसा वापस करूँगा या आपको उसका क्रेडिट दूंगा? क्या करूँगा? आप कभी शॉपिंग करने जाते हो तो ऐसा होता है ना, कोई स्टोर से आपने कुछ कपड़े खरीदे, बिल बनवा के लेके आ गए, आपने पहन के देखा, वॉश किया, कलर का इशू है, फिटिंग का इशू है, आपने क्या किया? वापस कर दिया। तो शॉपकीपर क्या बोलेगा? बोले ठीक है मैं रिटर्न ले लेता हूँ चेक करके, आप इसके बदले कुछ और खरीद लो या दूसरा पीस ले लो। आपने बोला नहीं पसंद नहीं आ रहा, अब लेना ही नहीं, पैसे वापस कर लो। पैसे वापस करेंगे वो? नहीं, वो बोलेंगे आप इन पैसों में से कुछ और खरीद लो, मैं पैसे वापस नहीं कर सकता। एक बिजनेस का सिस्टम होता है, कस्टमर को पैसा वापस करते रहेंगे तो काम हो गया, तो कोई नहीं करता, वो जनरल कंसेप्ट है। और वो आपको एक नोट बना के दे देंगे कि भाई ये क्रेडिट नोट है, आपके इतने पैसे मेरे पास हैं, आप इसको नेक्स्ट 3 मंथ्स में 6 मंथ्स में आके कभी भी यूज़ कर लेना। सेल में आओ, रेगुलर में आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पैसे लिए हुए, फाइनल बिल में ही माइनस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो आपको पैसा यूज़ करने को दे रहा है। तो अभी ऐसा कोई गुड सप्लाई हुआ नहीं है, उसके बदले क्रेडिट नोट इशू हो गया। तो इसमें जो ITC अगर कुछ अवेल कर लिया होगा ना, तो ITC का भी फिर रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि आइडियली सप्लाई नहीं हुआ। और सेक्शन 16 क्या बोल रहा था? एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नेसेसरी फॉर क्लेमिंग ITC। बट जब वो हुआ ही नहीं, कमिट करके फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया और पैसे वापस नहीं किए और क्रेडिट नोट इशू कर दिया, तो वो क्रेडिट नोट का जो भी अमाउंट है उस पर जो GST बनता है उतना ITC फिर मैं नहीं अवेल कर सकता, क्योंकि मैंने आपको कुछ अप्लाई नहीं किया। अगर मैं अवेल कर चुका हूँ तो क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल। रिवर्सल के 2 मेथड्स आपको पता है। अवेलमेंट है तो सिर्फ एंट्री रिवर्स करनी है, यूटिलाइज हो चुका है तो कैश में पे करके नेक्स्ट मंथ सेटल करना है विद इंटरेस्ट। आगे समझ में क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट पे बात यहाँ पे हो रही है। अब हुआ ये है 26 में जो डेटा था वो तो अपनी जगह था, इन्होंने 28 में क्या किया? 3 और इनपुट सर्विसेज का नाम दे दिया। थोड़ा तो गिनवाएंगे। तो 3 और इनपुट सर्विसेज का जो कैलकुलेशन है वो एक्जैक्टली सेम है जैसा अपन ने अभी 26 में किया, तो ये अभी अपन वापस नहीं करेंगे, चलेगा। आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ये तीनों को वही रेशियो में बांटना है आपको जिन यूनिट्स पे जो एप्लीकेबल है। आप सॉल्यूशन में देख लो पीछे। अब देखो इनपुट सर्विस P, Q और R है ना, उसका हिसाब तो उन्होंने कर दिया है, वो तो मैंने आपको बताया वैसे ही है, और उसका टोटल भी कर दिया कि कितना क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नॉन। अब ये जो इनपुट सर्विस C का एक बिल था जिसमें सर्विसेज एक्चुअली में सप्लाई हुई नहीं और बाद में क्रेडिट नोट इशू हो गया, उस पर जो GST भरा था वो रिवर्स करने की बात हो रही है, और जो ITC लिया था वो रिवर्स करने की बात हो रही है। वो रिवर्सल का क्या इफेक्ट होगा वो आप देख लो, ठीक है। क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है आपको कि इनपुट सर्विस C में ना एक बिल था 55,000 रुपीज का, और उसमें जो CGST और SGST पे हुआ था वो कितना था? 9,900। सब क्वेश्चन में लिखा है 28 में, ठीक है। तो ये जो बिल है जिसका क्रेडिट नोट इशू हुआ है, तो ये 9,900 रुपीज का GST आपको करना पड़ेगा रिवर्स, या ITC रिवर्स करना पड़ेगा, क्लियर। अब वो रिवर्सल कैसे होगा वो हमें देखना है। तो देखो आपको जाके ये देखना पड़ेगा 26 में कि इनपुट सर्विस C का फायदा किसको मिला था और कौन कौन से यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, पहले वो देखना पड़ेगा। चारों में हुआ था। तो ये 55,000 का जो बिल है और जो उसमें 9,900 का GST है वो भी चारों में बटा होगा ना तब 26 वाले क्वेश्चन में। तो अभी रिवर्सल भी तो चारों में से होगा, आ रहा है समझ में? तो यही हम यहाँ पे करने वाले। रेशियो कौन सा लेंगे? वही रेशियो लेंगे जो 26 में था, और कुछ नया रेशियो लेना नहीं है, टर्नओवर का रेशियो। अब देखो इन्होंने वही किया है, तो रेशियो तो आपको पता है, सेम रेशियो लेना है वो आप कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्सल का कर दिया, आप सॉल्यूशन में डायरेक्टली देख लो। तो जो टोटल 9,900 का GST है जो CGST और SGST के नाम से था,
वो जब पास ऑन हुआ या रिवर्सल पास ऑन हुआ तो भी सेम लॉजिक लगने वाला है। देखो यूनिट 1 में जब रिवर्सल किया ना तो सेम नाम से CGST और SGST के नाम से रिवर्स किया, क्योंकि तब डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही हुआ था। यूनिट 2, 3 और 4 में रिवर्सल किस नाम से हुआ? IGST के नाम से, क्योंकि तब डिस्ट्रीब्यूशन भी IGST के नाम से हुआ था। सेम ही स्टोरी चल रही है। अब इसका इफेक्ट नीचे टोटल नेट क्रेडिट अमाउंट या नेट अमाउंट में पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर जो आपको टोटल दिख रहा था 455, 9375, 6170, ये सब टोटल अमाउंट्स थे। इसमें से माइनस होगा, ITC रिवर्स कर रहे हो ना। ITC अभी पहले PQR वाला डिस्ट्रीब्यूट किया आपने। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यूनिट 2 का आप देख लो। यूनिट 2 को इनपुट सर्विस Q का ITC अलॉट हुआ, इनपुट सर्विस R का ITC अलॉट हुआ, और टोटल अमाउंट कितना हो गया? 6170। ये आपको सॉल्यूशन में दिख रहा है, सब कुछ वहीं से बता रहा हूँ, मिला यूनिट 2 में। तो 6170 टोटल ITC उन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऑन बेसिस ऑफ इनपुट सर्विस P, Q and R, और उसके सामने वो C वाला रिवर्स हुआ। तो रिवर्सल कितना हुआ? 900। अब उनके पास कितना ITC बचा क्लेम करने को? 5270। तो ये जो ITC रिवर्सल हुआ ना, ये पता है कौन से तरीके से? वो अवेलमेंट वाले तरीके से हुआ कि भाई आपके पास इतना क्रेडिट अवेलेबल था, ये 6170, उसमें से आपने 900 की एंट्री रिवर्स कर दी, तो अब कितना अवेलेबल है? 5270। तो मंथ एंड में जब यूटिलाइजेशन करोगे तो सिर्फ 5270 ही यूटिलाइज करना। तो जो लास्ट टाइम 900 रुपये ज़्यादा क्लेम कर लिए थे, इस बार 900 रुपये कम क्लेम कर लिए, हो गया ना अमाउंट एडजस्ट। तो वैसे आपने हिसाब सेटल कर दिया और कुछ नहीं किया। आया समझ में? वैसे ही बाकी यूनिट्स में भी हो रहा है, रिवर्सल आपको दिख ही रहा है। बट इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम बात करेंगे यूनिट 3 की, यूनिट 3 में देखो क्या हो रहा है। इनके ऊपर ITC अलॉट हुआ 2727 रुपीज़, और ये रिवर्सल कितना हुआ? 4500 रुपीज़। तो ये नेगेटिव में चला गया। ITC जो अवेलेबल है यूज करने को, वो नेगेटिव में चला जाए तो आइडियली उसका मतलब ये है कि आपको सामने से चुकाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ITC अवेलेबल नहीं है, नेगेटिव में दिख रहा है, मतलब पेएबल है, उल्टा और पे करना है। तो नेगेटिव ITC अवेलेबल का मतलब क्या है? इट इज पेएबल। ये तो समझ आया माइनस में क्यों है वो। अब पॉइंट ये है कि यूनिट 3 के बारे में अगर आप याद करो तो यूनिट 3 GST में रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, उसने कोई रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं। तो आप ये सोचो कि क्या यूनिट 3 ने पिछली सिचुएशन में कोई ITC क्लेम किया भी था? नहीं। तो अब रिवर्सल में उसे पैसे मांगे जाएंगे और कि 1700 रुपये और आके पे करो। वो बोलेगा मैंने पिछली बार 89,000 का क्रेडिट था, इसमें से 1 रुपया क्लेम नहीं किया। तो रिवर्सल किस बात का और पेमेंट किस बात का? समझ आ रहा है? तो यूनिट 3 में जो ये लिखा है ना -1773, एक्चुअली में उसको कुछ कैश में चुकाना नहीं है, क्योंकि उसने लास्ट टाइम क्रेडिट लिया भी नहीं था। समझ आया? इसलिए वहाँ पे उसमें लिखा है नो ITC इज अवेल्ड बाय यूनिट 3, वो आपको याद करवा रहे हैं। तो एक्चुअली में आपको यूनिट 3 के लिए पे नहीं करना। लेकिन आप देखो यूनिट 1 में आपको दिख रहा है -295। तो यूनिट 1 ने तो ITC लिया था ना पहले, ठीक है, और अब उस पर क्या आ रहा है? माइनस में लायबिलिटी। तो ये उसको पे ऑफ करना पड़ेगा कैश में। इसलिए उसमें नीचे लिखा है कि दिस विल बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द यूनिट। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब जो उसकी कैश लायबिलिटी आएगी ना इस महीने, उसमें 295 और प्लस हो जाएगा, और उसको वो भी चुकाना पड़ेगा, बिकॉज इसने लास्ट टाइम क्रेडिट लिया था, फायदा लिया था, तो अब भरपाई करनी पड़ेगी। यूनिट 3 ने तो कोई फायदा लिया नहीं, उल्टा बेचारा वो तो नुकसान में था, उसका तो ITC वेस्ट ही जा रहा था। तो वो रिवर्सल के टाइम पे अगर उस पर कुछ मॉनेटरी अमाउंट दिख भी रहा है, आइडियली वो प्रैक्टिकली पे करने के लिए लायबल नहीं, ऑन पेपर दिख रहा है, एक्चुअली में उसको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो डिफरेंस समझ आया दोनों में, यूनिट 1 में और यूनिट 3 में? क्लियर ये पॉइंट? ठीक। तो ये आपका यहाँ पे ITC का और ISD का जो पूरा पॉइंट है, ये तीनों इलस्ट्रेशन आपके कंप्लीट, जितना इसमें कंसेप्ट बताना था सेक्शन समझाने के लिए वो रिलेट हो गया। आपके लेवल पे इतना मोर देन इनफ है, इसमें और कुछ नहीं करना है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अब जो पॉइंट बचा है वो सेक्शन 18 को लेके बाकी है, जो मैंने रूल 40 और 44 आपको बोले थे, वो 2 रूल्स बचे हैं और उसके इलस्ट्रेशंस हैं, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। इलस्ट्रेशन ही देख लो आप, मैं उसके थ्रू समझाऊंगा ना तो एग्जाम्पल आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो वो लैंग्वेज का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप पेज नंबर 95 पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 18 का रेफरेंस है यहाँ पे, डेटा पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा स्टोरी किस तरफ जा रही है। यूटिलाइजेशन ऑफ ITC ऑन ओपनिंग स्टॉक एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तो हेडिंग है। PQR प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग टैक्सेबल गुड्स टू इट्स कस्टमर्स विद इन द स्टेट and it is not liable for registration under section 22. From 15 Feb 2020 onwards,
इट स्टार्टेड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अभी तक क्या सिचुएशन थी, ये लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड थे नहीं थे, क्या बोला था, एंगेज्ड इन सप्लाइंग ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट एंड इट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अभी तक तो लायबल नहीं थे ना रजिस्ट्रेशन के लिए। आगे क्या हो रहा है, 15 फेब से उन्होंने इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स स्टार्ट कर दिया। हमने सेक्शन 24 में पढ़ा था, इंटर स्टेट सप्लाई अगर आप करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप सर्विसेज में हो तो 20 लाख 10 लाख जो भी लिमिट है वहाँ तक अलाउड है कि आप उसका बेनिफिट ले लो, बट गुड्स सप्लायर को वो थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई में जा रहा है। ये एक सिचुएशन थी। यहाँ पे गुड सप्लायर है तो इसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जब 15 फेब को ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि उसने इंटर स्टेट सप्लाई शुरू किया तो 15 फेब से वो एलिजिबल हो गया था ना जीएसटी नंबर के लिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि जैसे ही आप एलिजिबल या लायबल हो गए 30 डेज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसने अप्लाई कब किया, 25 फेब को, मैंने 10 दिन में अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एप्लीकेशन कर दिया टाइमली तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी 2-3 दिन में मिल ही गया होगा। तो इसका मतलब वो इफेक्टिव रजिस्टर्ड कब से, 15 फेब। वो बात हुई थी अपनी 30 डेज में आप अप्लाई कर दो तो जिस दिन लिमिट क्रॉस हुई या जिस दिन एलिजिबल हुए उसी दिन से आप रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे। तो 15 फेब आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ये पता चल चुका है। इट्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, वही महीना जो अभी एंड हुआ उसमें आपकी कितनी लायबिलिटी पेएबल है वो बता दिया। एंड पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड हैज टू मेक ई पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द ड्यू डेट दैट इज 20th मार्च। ये अपने बात कर चुके हैं। जो भी मंथ एंड होता है उसके अगले महीने की 20 तारीख तक आपको पेमेंट्स करने होते हैं, मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, ये हमने देखा था। वो 16 सब सेक्शन 4 में भी देख रहे थे ना, लास्ट डेट फॉर अवेलिंग आईटीसी, ये वो पॉइंट है। PQR Private Limited has provided following details of stock of input which is held on 14 Feb 2020। ये जस्ट एक दिन पहले सेक्शन 18 याद करो, उसमें यही बोला था जिस दिन आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए उसके एक दिन पहले एग्जैक्टली आपके पास कितना अमाउंट या कितना इनपुट पड़ा था, कितने सेमी फिनिश गुड्स थे, कितने फिनिश गुड्स थे, उसमें आपका कितना जीएसटी लगा हुआ था, उसका आईटीसी अब आप ले सकते हो। ये वो पॉइंट पे बात हो रही है। तो इसलिए डेटा आपको जस्ट एक दिन पहले का दिया हुआ है। अब देख लो, इनपुट्स जो आपके पास पड़े हुए हैं वो आपने खरीदे थे 10 जनवरी को, जस्ट एक महीने पहले, और उसका इनवॉइस का डेट भी आपके पास है और ये आपके स्टॉक में पड़े हैं और इसमें आपने इतना जीएसटी भरा है। तो ये आईटीसी आपको अब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब जब ये इनपुट रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर बिकेगा तो इस पर जीएसटी आप कलेक्ट करोगे ना, तो आइडियली उसके सामने आप जीएसटी का क्रेडिट भी ले सकते हो। डन। तो ये क्लेम करने को मिलेगा। और इनवॉइस की डेट क्यों दे रखी है पता है, क्योंकि एक कंडीशन थी सबसेक्शन 2 में कि 1 साल से पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए, इसलिए वो इनवॉइस की डेट देके आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि 1 साल पुराना इनवॉइस नहीं है, 1 महीने पुराना है, तो क्लेम करो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जो दूसरे इनपुट की बात हो रही है उसका इनवॉइस है 26 अक्टूबर 2019 का और ये सेमी फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो ये आईटीसी मिलना चाहिए या नहीं, इनवॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 14 फेब 2019 तक चलेगा, 1 साल पुराना इनवॉइस उससे पुराना नहीं होना चाहिए, विद इन 1 ईयर का हो तो चलेगा। थर्ड पॉइंट, इनपुट्स रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2020, इनवॉइस भी उसी डेट का है, फिनिश गुड्स के फॉर्म में चलेगा, चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये सारा आपने क्लेम कर सकते हैं, बस हमें यही वेरीफाई करना था। अब इसमें ना इस सेक्शन का एक सेकेंड पार्ट भी है, उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि फिर आपको एक्चुअली में जो जीएसटी लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है वो कैश में कितनी होगी और आईटीसी कितना मिलेगा। डेटा में आगे उन्होंने दिया था ऊपर क्वेश्चन में कि जो फरवरी 2020 का मंथ है उसमें सीजीएसटी लायबिलिटी कितनी थी, 19,500, एसजीएसटी भी सेम और आईजीएसटी की लायबिलिटी थी 40,500। और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये पता चल गया कि आईटीसी कितना कितना मिलेगा। तो अब सेक्शन 49 याद करो, जो पेमेंट और टैक्स वाला मैंने आपको समझाया था कि एक तरफ आपने तीनों नाम से जीएसटी पे कर रखा है, एक तरफ आपने तीनों नाम से जीएसटी कलेक्ट कर रखा है, आमने सामने सेटल करेंगे ताकि पेमेंट कर पाए। तो हमने नहीं बात की थी पहले आईजीएसटी का फंड पकड़ो, उसको एग्जॉस्ट करो, आईजीएसटी के सामने, फिर सीजीएसटी के सामने, फिर एसजीएसटी के सामने। जब पूरा एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर सीजीएसटी का फंड टारगेट करो, उसको सेटल करो वर्सेस सीजीएसटी एंड देन विद आईजीएसटी, और वो खत्म हो जाए तो एसजीएसटी के फंड पे जाओ। ऐसे अपन ने ऑर्डर में बात की थी। तो सेकंड स्टेप जो इस सम में है वो वही हो रहा है। अब इसमें से आप में से कुछ लोगों ने टॉपिक नहीं पढ़ा है, चलेगा, जिन्होंने पढ़ लिया एटलीस्ट वो आप उसको खुद से भी सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो। तो वो अभी वो टॉपिक नहीं है अपना, मेन सेक्शन 18 समझना था। तो सॉल्यूशन में जो आपको सेकंड टेबल दिख रहा है ना, वो कंप्यूटेशन वाला है, सेक्शन 49। जिन्होंने अटेंड कर लिया था आप घर पे वेरीफाई कर लेना, देख लेना, एक एग्जाम्पल की तरह आप सॉल्व कर लेना कि वो सॉल्व हो रहा है क्या, ठीक है। नहीं होगा तो फिर मैं डाउट्स में करा दूंगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है। और उसके जस्ट नीचे नोट में रेफरेंस दिया हुआ है, वही सेक्शन 49, 49A, 49B,
रूल 88 कैपिटल ए जो मैंने आपको रेफरेंस में समझाया था, वही पूरा समरी वहाँ पे दे रखा है। चलो तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 22 वाला सम। इसमें वो रूल का इफेक्ट भी आ जाएगा जो अपने पीछे पेंडिंग है ना, तो विद एग्जांपल ही कवर कर लेते हैं। रिवर्सल की बात हो रही है, क्वेश्चन देखते हैं। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय रॉयल लिमिटेड हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2020। अर्लियर दीज गुड्स वर लायबल टू जीएसटी। मतलब अभी तक जीएसटी वाले गुड्स थे, अब अचानक से गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाल दिया। तो अभी तक आईटीसी लेते आए थे, अब आईटीसी लेना बंद करना पड़ेगा। और जो एडवांस में ले रखा है, क्योंकि रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, उसका आईटीसी ले रखा है, अब वो बिकेगा तो उस पर जीएसटी कलेक्ट होने वाला नहीं है, तो एक्सेस ले रखा है उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। आया समझ में? तो हम रिवर्सल की तरफ जा रहे हैं। ये सिचुएशन हमने देखी थी 18 सबसेक्शन 4 में, कि जहाँ पे आप अभी तक आईटीसी ले रहे थे और अब आपको आईटीसी लेने से मना कर रहे हैं, तो आप रिवर्सल करोगे। तो या तो आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जा रहे हो या फिर नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में जा रहे हो। दो इंस्टेंसेस बताए थे। तो रेफरेंस का सेक्शन समझ आएगा ना, तो साथ में रूल का भी आपको आइडिया अपने आप लगेगा। ठीक है, आगे पहले 6% जीएसटी लग रहा था रिस्पेक्टिवली, मतलब टोटल 12 हो गए। द इनपुट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग वर आल्सो लायबल टू जीएसटी। ठीक है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन जस्ट 1 डे बिफोर द इफेक्टिव चेंज 30 अप्रैल। कि भाई एक दिन पहले आपके गोडाउन में कितने रुपए के गुड्स पड़े हैं और उसमें आपका कितने जीएसटी लगा हुआ है, जिसका आपने आईटीसी ऑलरेडी ले रखा है, तो रिवर्सल करने का आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट इज द इनपुट कॉस्टिंग ₹1,12,000 इज अवेलेबल इन योर स्टॉक। और उस इनपुट में आपका जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है, मतलब 1,12,000 जो है वो क्या है, विद जीएसटी। तो आप इसमें सेग्रीगेट कर सकते हो कितना जीएसटी है और कितना गुड्स की वैल्यू। कैसे गिनेंगे? रेट के बेसिस पे। अमाउंट बताओ ना, अमाउंट बताओ। ये 1,12,000 में कितना जीएसटी छुपा हुआ है? रेट तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। करो ना, लिख के कैलकुलेट करो, अपने उसमें कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। बाकी सबका आंसर 12,000, क्योंकि 12% रेट है बोला है ना। तो 1,12,000 में 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो ये 112 पे है। तो 100 और 12 अलग करोगे तो 1,12,000 आएगा। 6,000 सीजीएसटी दिया हुआ है, 6,000 एसजीएसटी दिया हुआ है, टोटल 12% जीएसटी आपने भरा है। तो जो 12,000 का जीएसटी भरा हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा ना, समझ आ रहा है? तो हमें यही गिनना है कि कितना जीएसटी इसमें आपने पे किया है, जिसका आप आईटीसी ऑलरेडी ले रखे हो और अब रिवर्सल की बात आ रही है। तो 12,000 रुपये आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये फर्स्ट एंट्री में से उतना आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट, इनपुट कॉस्टिंग ₹80,640 आर हेल्ड इन प्रोसेस। ये WIP सेमी फिनिश गुड्स वो वाले हो गए। 80,640 रुपीज़ बोला है इंक्लूसिव जीएसटी, तो इसमें भी सेम 12% इंक्लूडेड है, तो वही 112 पे। तो इंटू 12/112 करोगे तो जीएसटी का रेट आ जाएगा। करके देख लो, आ रहा है 8640 आ रहा है। तो 8640 इज द जीएसटी कॉम्पोनेंट विच इज लायबल फॉर रिवर्सल। तो ये भी पता चल गया। थर्ड एंट्री, finished goods valuing ₹5,60,000 are in stock. The input cost is 50% of the value and it is inclusive of GST. अब मुझे बताओ इसमें GST कितना इंक्लूडेड है, जो है आपके सामने ही लिखा है। एक बार फिर से पढ़ लो, ट्राई करो। कितना? 30,000 सबका आ रहा है, बाकी लोग भी देख लो। फिनिश गुड्स की जो वैल्यू दे रखी है 5,60,000, वो सेलिंग प्राइस के हिसाब से है या कॉस्ट है? उसकी सेल वैल्यू है या कॉस्ट है? कॉस्ट है। तो फिर 50% क्या बोला? इनपुट कॉस्ट बोला है ना। तो 5,60,000 क्या है और ये 50% क्या है? 5,60,000 आपकी फिनिश गुड्स बनाने की कॉस्ट है, या जो फिनिश गुड्स बन के रेडी है उनकी सेल वैल्यू है? सेल वैल्यू है ना। 5,60,000 रुपए के वैल्यू के गुड्स आपके पास पड़े हैं और क्लियर बोला कि उसमें जो इनपुट का कॉस्ट है वो है 50%। तो 50% इनपुट कॉस्ट है तो बाकी के खर्चे भी होंगे, प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, उस टाइप से उसकी फुल वैल्यू है कि फाइनली इतने में बेचना है। ठीक है, तो इनपुट कॉस्ट तो 50% ही है। तो 5,60,000 का आधा, दैट इज 2,80,000, दैट इज द इनपुट विच इज इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन दिस फिनिश गुड्स। समझ आ गया? क्योंकि फिनिश गुड्स में आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्रॉफिट मार्जिन सब ऐड होता है। तो अपन सिर्फ मटेरियल की बात कर रहे हैं।
तो 2,80,000 रुपये का इनपुट इसके अंदर इंक्लूडेड है जो विद जीएसटी है, और जीएसटी का रेट आपको पता है 12%। तो 2,80,000 इज एट 112 विद 12% जीएसटी। तो बाइफरकेट कर लो, 2,80,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 112, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपीज़, और बाकी का 2.5 लाख रुपये गुड्स की वैल्यू, मतलब इनपुट की वैल्यू। तो 30,000 रुपये इसमें आपका जीएसटी इंक्लूडेड है जो आपने पे किया था और जो अब रिवर्स करने की बारी आ गई। तो 30,000 इज टू बी रिवर्स। तो अभी तक अपन ने 12,000 गिना फर्स्ट एंट्री में, सेकेंड एंट्री में आपका आया 8640, थर्ड एंट्री में आया आपका 30,000। तो ये तीनों अमाउंट अभी तक जो रिवर्स करने के लिए हमने देखे। आगे भी देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स लाइंग इन स्टॉक। कैपिटल गुड्स की बात आ गई। दिस इज ₹72,000। तो जो कैपिटल गुड्स आपके पास हैं उसमें जो आपने आईटीसी पे किया हुआ है वो 72,000 रुपीज़ का है। दीज गुड्स वर परचेज्ड ऑन 1 अगस्त 2019। तो परचेज डेट आपको दे रखी है। सम के हिसाब से अभी हम 1 मई 2020 पे है, और जो आपने मशीन परचेज की थी वो 1 अगस्त 2019 को की थी, तो वो डेटा आपको दे रखा है। अभी सिचुएशन में हमें ये गिनना है कि 72,000 का पूरा आईटीसी जो आपने एक्चुअली में यूज़ कर लिया है, क्या पूरा आपको यूज़ करने को मिलना चाहिए या फिर इसमें से कुछ रिवर्सल करना पड़ेगा। तो देखो, कैपिटल गुड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैंने आपको जब मैं 18 सेक्शन समझा रहा था तो एक बेसिक बात बताई थी कि इसमें हम ये देखते हैं कैपिटल गुड्स हमारे पास अगर है तो अभी तक उस कैपिटल गुड्स को हम टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे। सिंपल रख रहा हूँ, एक मशीन है जिससे मैं जीएसटी वाले गुड्स बना रहा था और जीएसटी कलेक्ट कर रहा था जब वो गुड्स बिक रहे थे, तो उस मशीन पे मैंने जितना भी इनपुट टैक्स पे किया है मुझे उसका पूरा आईटीसी मिलना चाहिए और मैं वसूल कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ पता है, वो मशीन तो है मेरे पास अभी भी, लेकिन अब वो जो उस पर मैं गुड्स बना रहा था वो टैक्सेबल के बदले क्या हो गए, एग्जेम्प्ट। तो अब जो गुड्स बिकेंगे उस मशीन से बन के उस पर कोई जीएसटी आएगा क्या? तो फिर वो मशीन का जीएसटी आईटीसी के फॉर्म में मुझे मिलना चाहिए? नहीं, अब तो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने तो पूरा क्लेम कर लिया, लेकिन अब मशीन अभी भी यूज हो रही है जिसके ऊपर अब जीएसटी कलेक्ट नहीं होने वाला और आईटीसी पूरा क्लेम करके बैठा हूँ। तो डिपार्टमेंट बोलेगा ये तो आपने ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया, इतना तो मिलना नहीं चाहिए, तो करो रिवर्सल करो। बोले सर कैसे करें रिवर्सल, बताओ कुछ तरीका तो बताओ। तो तरीका जो है वो रूल में बोला, जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 4 के साथ था। रूल में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि आप एक काम करो, कैपिटल गुड्स की एक लाइफ अज्यूम कर लेते हैं, वो लाइफ रूल में लिख के दे दी, दैट इज 5 ईयर्स, और उसको मंथली कैलकुलेट करो 60 मंथ्स, 60 मंथ्स की लाइफ कैलकुलेट कर लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने उस मशीन को अगले 60 मंथ्स तक यूज किया फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, और जो सप्लाईज बेचे उस पर जीएसटी कलेक्ट करते गए अगले 60 मंथ्स तक, तो पूरा आपका आईटीसी जो है वो वसूल हो जाएगा 72,000 जो आपने इस मशीन पे किया। लेकिन अगर आपने 60 मंथ से पहले ही उस मशीन पे एग्जेम्प्ट गुड्स बनाने शुरू कर दिए, या जो टैक्सेबल गुड्स थे अब वो एग्जेम्प्ट हो गए जैसा यहाँ पे हो रहा है, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनेट टाइम बेसिस पे, तो 60 मंथ्स में से जितने मंथ तक आपने उस पर टैक्सेबल सप्लाईज बनाए उतने महीनों का आप आईटीसी ले लो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। बाकी मंथ का रिवर्स कर दो क्योंकि वो आइडियली आपको नहीं मिलना चाहिए। अब यहाँ पे मंथ गिनने पड़ेंगे, कैसे गिनेंगे? 1 अगस्त 2019 को आपने मशीन परचेज की, उस पर टैक्सेबल सप्लाईज बनाना शुरू किया। ये टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट कौन सी डेट से हुए? 1 मई 2020। कितने मंथ हो गए बीच में वो गिनो? 1 अगस्त से लेके 1 मई तक या 30 अप्रैल तक, क्योंकि 1 मई से तो चेंज हो गया। तो कितने महीने हुए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने ये, और जैन से लेके अप्रैल 9 महीने हो गए। आइडियल लाइफ कितनी कैपिटल गुड्स की? 60 मंथ्स। अगर पूरा 60 मंथ्स यूटिलाइज करते हैं टैक्सेबल सप्लाईज के लिए तो 72,000 वसूल था, लेकिन आपने सिर्फ 9 मंथ्स यूटिलाइज किया, तो जो बाकी का 51 मंथ है उसका क्रेडिट मिलना चाहिए क्या आपको? नहीं, क्योंकि अब आप उस पर क्या बनाने वाले हो? एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। बट ये 9 मंथ्स का तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि पिछले 9 महीने से उस मशीन पे आप जो सप्लाई बना रहे थे वो टैक्सेबल थी, तो उतना आईटीसी तो ले लो। तो प्रोपोर्शन बांटना है हमें, तो 72,000 को आपको 9 मंथ्स और 51 मंथ्स के पार्ट में डिवाइड करना है। वो करके देख लो कितना रेशियो आ रहा है मुझे बताओ। टोटल 60 मंथ्स लाइफ है जिसके बदले आप 72,000 क्लेम कर सकते हो, लेकिन 60 मंथ्स को बांटना पड़ेगा 9 + 51 में, तो 72,000 भी तो सेम रेशियो में बटेगा 9 और 51 में। तो ये 9 कितना आ रहा है और 51 कितना आ रहा है वो बताओ, कौन सा वाला बता रहा है? 9 मंथ्स 10,800 और बाकी का तो ये 9 मंथ्स का है और ये 51 मंथ्स का है। तो ये 9 मंथ्स तो आपने टैक्सेबल सप्लाईज ही बनाए ना, तो इसमें से इतना आईटीसी तो आपको आइडियली मिलना चाहिए। आप तो पूरा ही ले चुके हो और वो बोल रहे हैं मिलना इतना ही चाहिए, तो बाकी का रिवर्स करना पड़ेगा। समझ आए? तो 61,200 जो है ना, इसको रिवर्स करना ज़रूरी है, ये आपको रूल बता रहा है। तो 18 सब सेक्शन 4 के साथ जो आपका रूल था
40 है, 44 है, 44 है ना। तो 44 नंबर का रूल आपको ये चीज़ प्रिस्क्राइब करता है। अब मैंने आपको ये बता दिया ना, रूल 44 आपका कवर हो गया। अब आप पूरे रूल की थियरी पढ़ने मत बैठो, चलेगा। ये ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड्स विच इज लायबल, विच इज अवेलेबल विथ यू एज योर स्टॉक, या जिसको आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, अचानक से आपका टैक्सेबल सप्लाई एग्जाम में कन्वर्ट हो जाए, आप नॉर्मल स्कीम से कॉम्पोजिशन में आ जाओ, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि मंथ के बेसिस पे डिवाइड करके जितना भी अनयूटिलाइज ड्यूरेशन है उतने का क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक्चुअली में पूरा यूटिलाइज कर लिया होगा। आपने जब अगस्त 2019 में मशीन परचेज की थी और उस पर 72,000 का जीएसटी पे किया था, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के रिटर्न भरे होंगे ना आपने, तो उसमें पूरा यूज़ कर लिया होगा ये, ठीक है। बट इतना आपको अब मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन 1 मई को क्रिएट हुई है, तो ये रिवर्सल करवा लेंगे आपसे। लॉजिक समझ आया? ठीक है, ये क्लियर? बस, तो ये था आपका 18 सबसेक्शन 4 के साथ रूल 44 कंप्लीट। अब इसमें लास्ट पॉइंट बोला है, क्वेश्चन भी कंप्लीट करें। उसमें बोला है द बैलेंस इन योर क्रेडिट लेजर इज 1,52,000। ये मैं क्लियर कर देता हूँ क्या हो रहा है। क्रेडिट लेजर बना लेते हैं। 1,52,000 आपके क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है, मतलब एक क्रेडिट पड़ा हुआ है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अपने को तो रिवर्सल करने को बोला है। अब रिवर्सल के लिए आपने सारी एंट्रीज जो अभी कैलकुलेट की उसका टोटल करना पड़ेगा। पहले आपने गिना 12,000, फिर 8,640, फिर 30,000, फिर 61,200, इन सब का टोटल कितना हो रहा है? 1,08,40 ये आ रहा है। दिस इज द ITC टू बी रिवर्स्ड, यही बोला है ना, 1,11,840 चारों का टोटल, ये सब रिवर्स करने के लिए बोला है। तो ये आपको पूरा रिवर्स करना है। रिवर्सल के आपके दो तरीके वापस से, अगर अवेल करना, सिर्फ अवेल किया है, यूटिलाइज करना बाकी है, तो अकाउंट में रिवर्सल कर देंगे, हो गया। लेकिन अगर आप इसका कैश में फ़ायदा ले चुके हो तो अगले महीने कैश में पेमेंट कर सेटल करना पड़ेगा। अब आपके पास अगर क्रेडिट लेजर में 1,52,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं यूज़ करने को, तो आप उसी में से रिवर्स कर दो ये वाला। समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, इसके सामने एंट्री करनी है। अकाउंट्स में जो रेक्टिफिकेशन करते थे ना, क्रेडिट के सामने डेबिट करके ठीक करते थे, वही करना है। कर दिया। अच्छा, डिफरेंस भी तो कुछ बचा है ना, जो भी क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा लैप्स। क्यों ऐसा? क्योंकि अब आप टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में आ चुके हो, ये भूलना नहीं है। अब जब आउटपुट टैक्स कलेक्ट ही नहीं होना है, तो ये डिफरेंस का आपका जो भी अमाउंट है ये कहाँ क्लेम करने जाओगे? इसका ना कोई रिफंड मिलता है, ना ये सेट ऑफ हो पाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लैप्स। जो भी डिफरेंस का 40,000 के अराउंड अमाउंट है, लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो गया मतलब आपकी कॉस्ट बन गया, उसका आपको कोई ITC नहीं मिलेगा, खर्चे में गिन लो, एक्सपेंस में डाल दो उसको। क्लियर? ये डन। तो ये पूरा कैलकुलेशन आपका इस सम का इसके साथ कंप्लीट। इन्होंने इसमें सम में और एक वेरिएशन बोला है। वेरिएशन बता देता हूँ क्या है इसमें। ये इन्होंने बोला कि अगर ये बैलेंस 1 लाख, मतलब 1,52,000 के बदले सिर्फ 1 लाख होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ता? देखो, अगर 1 ही लाख होता यहाँ पे तो आप रिवर्सल भी मैक्सिमम उतना ही कर सकते थे, लेकिन आपकी लायबिलिटी तो उससे ज़्यादा थी ना। तो जो ऊपर का दिख रहा है 11,840, ये कैश में चुकाना पड़ता। ये समझ आ गया? क्योंकि 1 लाख के क्रेडिट अवेलेबल थे, तो बोले चलो ये तो रिवर्स कर देंगे, लेकिन बाकी का जो 11,000 है वो किसके सामने रिवर्स करोगे? उतना ITC है ही नहीं आपके पास लेजर में। तो ये वाला जो है ये आपको कैश में पे करके सेटल करना पड़ता। अगर ये 1 लाख होता तो दो क्वेश्चंस अलग अलग है कि अगर 152 है तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, डिफरेंस का लैप्स हो जाएगा। अगर 1 लाख होता तो फिर आपको 11,840 उल्टा और कैश में पे करना पड़ता, और लैप्स वाली तो कोई बात ही नहीं थी, पूरा 1 लाख तो यूटिलाइज हो ही गया। आया समझ में? तो ये पूरी स्टोरी है इसकी, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। बोलो, कोई कन्फ्यूजन इसमें? कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया, कुछ क्लियर नहीं? डन, पूरा पता चला? ठीक है, तो ये इलस्ट्रेशन यहाँ पे पैकअप 22, 23 सेम पॉइंट पे चल रहा है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, नया टॉपिक नहीं है, वही 18 सबसेक्शन 4 एंड रूल 44। एक 24 बचा है लास्ट, दैट इज रूल नंबर 40, जो अपना एक रूल बाकी था। 18 सबसेक्शन 6 के साथ चलता है रूल 40, 18 4 के साथ चलता है 44। उल्टा समझ लो, छोटा सेक्शन पहले सबसेक्शन 4 आया तो उसके साथ बड़ा नंबर 44 रिलेट होता है, सबसेक्शन 6 बाद में आया बड़ा नंबर, उसके साथ रूल 40 रिलेट होता है, ऑपोजिट है। बड़ा नंबर वाला रूल जो है छोटे सबसेक्शन से रिलेट होगा, ऐसे आप नंबर याद रख सकते हो, इससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 18 4 विद 44 एंड 18 6 विद 40, तो सीक्वेंस में नहीं है, रिवर्स जा रहा है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग है। ऐसे करने से आपको नंबर याद हो जाएगा और कुछ नहीं। ऐसा एक लॉजिक लगा सकते हैं अपने, जस्ट टू रिमेंबर के कौन से सेक्शन के साथ कौन सा रूल है। और देखो, अगर आपको वो रूल समझ आ गया तो ये रूल में भी इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेस कहीं ना कहीं सिमिलर है। यहाँ पे 24 में पता है क्या हो रहा है, या रूल नंबर 40 अगर मैं आपको बोलूँ तो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें सिचुएशन ये है कि आप एक प्लांट एंड मशीनरी जो अभी तक यूज़ कर रहे थे, अब आप उसको बेच रहे हो। जैसे यहाँ पे हम बेच नहीं रहे थे, यहाँ पे मशीन हम अभी भी यूज़ करने वाले हैं, लेकिन सप्लाई टैक्सेबल से एग्जाम में कन्वर्ट हो गया, वो प्रॉब्लम है। पर अब सिचुएशन ये है कि आपने मशीन खरीदी, उस पर आईटीसी भरा, इनपुट टैक्स, उसका पूरा क्रेडिट ले लिया, और आपने मशीन को शॉर्ट टाइम में सेल कर दिया, सेकेंड हैंड में किसी को बेच दिया, तो आईटीसी तो उसको मिलना चाहिए ना। आप पूरा आईटीसी क्यों क्लेम कर रहे हो? समझ आ रहा है? तो वही लॉजिक पे ये रूल भी चलने वाला है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि अगर सपोज आपने 72,000 का इनपुट टैक्स पे किया था और आपने 2-4 महीने साल में मशीन किसी को बेच दी, तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको पूरा आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, आपको उतना ही प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलना चाहिए जितने टाइम के लिए आपने मशीन को यूज़ किया। बाकी का आईटीसी उसको लेने दो जिसने आपसे सेकंड में मशीन खरीदी। नहीं तो हम एज अ गवर्नमेंट मल्टीपल लोगों को फुल आईटीसी पे करते जाएंगे, तो जितना जीएसटी आया नहीं है ना, उसे 4 गुना जीएसटी तो सामने चला जाएगा क्रेडिट के फॉर्म में। तो हिसाब कैसे मैच होगा? गवर्नमेंट यही टोटल मैक्सिमम आईटीसी दे सकती है। 72,000 ही कमाया ना उन्होंने उस मशीन पे, उससे ज़्यादा आईटीसी वो नहीं दे सकती। तो जितना आपने यूज़ किया आप क्लेम कर लो, बाकी का रिवर्स करो, नए बायर को यूज़ करने दो जिसने सेकंड में मशीन ली। ये बेसिक लॉजिक है इसका, समझ आ गया? बट यहाँ पे ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, मुझे खुद को लगता है कि अननेसेसरी है। जब 2 रूल बनाए थे, दोनों में अगर ये मंथली कैलकुलेशन रख लिया होता ईजी रहता। एक ही चीज़ को 2 तरीके से घुमाया है। अब इसमें क्या चेंज किया वो भी समझ लो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली दोनों बातें सेम है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। हाँ, नंबर्स में थोड़ा फर्क आएगा, बट कंसेप्ट में बेस वही रहने वाला है। यहाँ अपन ने क्या देखा, असेट की लाइफ कितनी मानी, 60 मंथ्स, और कैलकुलेशन कैसे किया, मंथली बेसिस पे। यही हो रहा है इस केस में, जो मैं आपको रूल नंबर 40 अभी बता रहा हूँ। और सिचुएशन क्या है, कैपिटल गुड्स को आप किसी को सेकंड में सेल कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर आपने मशीन को यूज़ किया फॉर 1 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स का ड्यूरेशन, ठीक है, तो 3 मंथ्स के लिए अगर आपने क्वार्टरली यूज़ कर लिया, तो आप ऐसा मान लो कि जितना भी आपने इनपुट टैक्स भरा था उसका 5% आपने वसूल कर लिया, 5% पर क्वार्टर रिकवर हो गया। इतना आपने पे किया सपोज रैंडमली, 1 क्वार्टर तक अगर आपने मशीन यूज़ की और उसके बाद बेची, तो इसका मतलब ये है कि आपने इसका 5% अमाउंट वसूल कर लिया। उतना टाइम आपने यूज़ किया ना, डेप्रिसिएशन जैसा है, जितने टाइम तक यूज़ करोगे उतना वसूल हो गया। अब अगर आप 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 1 साल अगर आप मशीन यूज़ कर लो तो कितना इनपुट टैक्स आपने वसूल कर लिया आइडियली? 20%। ऐसे ही अगर आपको पूरा 100% वसूल करना हो तो कितने साल तक मशीन यूज़ करनी पड़ेगी? 5 साल तक। हो गया 100% आईटीसी वसूल। टोटल लाइफ कितनी आ गई? 5 साल ही आई ना। तो मैं 60 मंथ्स बोल के मंथली कैलकुलेट करूं तो भी टोटल लाइफ तो 60 अज्यूम की, 5 साल। और अगर मैं 5% पर क्वार्टर के हिसाब से इसको वसूल करता जाऊं तो भी लाइफ कितनी अज्यूम की है? 5 ईयर्स। नो डाउट आंसर में फर्क आना है, क्योंकि यहाँ मंथली कैलकुलेशन हो रहा है या क्वार्टरली हो रहा है, लेकिन टोटल लाइफ ऑफ द असेट दोनों रूल्स में कितनी मानी है? 5 ईयर्स। या 5 ईयर्स में क्वार्टरली कैलकुलेशन, या 60 मंथ्स बोल के मंथली कैलकुलेशन। आ रहा है समझ में? टोटल लाइफ में फर्क नहीं है, लेकिन अमाउंट्स में फर्क आएगा। ये महीने महीने गिना या क्वार्टरली गिना, ठीक है? तो अब अगर मैंने कैपिटल गुड्स को एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 ईयर 7 मंथ्स एंड 10 डेज, मैंने एक मशीन को इतने दिन तक यूज़ किया और फिर मैंने वो मशीन किसी को सेल कर दी सेकेंड में, तो कितना आईटीसी मेरा परसेंटेज में वसूल हो गया, हम गिन सकते हैं अपने। 1 क्वार्टर का 5%, और क्वार्टर का अगर कुछ पार्ट होगा ना तो भी उसका पूरा 5% गिनेंगे, उसमें फिर प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। तो देखो 1 साल में कितने क्वार्टर खत्म हो गए? 4 तो हो गए। ये ऊपर 7 मंथ्स, तो 6 महीने में 2 क्वार्टर पूरे हो जाते हैं, तो 6 महीने के 2 क्वार्टर तो हो ही जाएंगे। अब उसके ऊपर है ना 1 मंथ और 10 डेज आ रहा है, तो 1 मंथ और 10 डेज को कितना गिनूं? पूरा 1 क्वार्टर, क्वार्टर और पार्ट ऑफ अ क्वार्टर, तो उसको पूरा 5% गिनेंगे। तो ये 1 मंथ और 10 डेज जो ऊपर है वो भी 1 क्वार्टर है। टोटल कितना हो गया? 7। तो 7 क्वार्टर मतलब 35% मैंने इनपुट टैक्स वसूल कर लिया। तो मैंने 1 लाख रुपए अगर आईटी इनपुट टैक्स पे किया था तो उसका 35% मैंने वसूल कर लिया। तो रिवर्सल कितना करना है? बाकी का 65%। आया समझ में? लॉजिक क्लियर हो? तो एकदम मैथमेटिकल डेप्रिसिएशन जैसा है इन शॉर्ट, कि यूज करते जाओगे आईटीसी वसूल होता जाएगा। जिस पॉइंट पे आप पास ऑन कर दोगे रिमेनिंग टाइम का रिवर्सल करना पड़ेगा। ऐसे चल रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये जो है ना 1 ईयर 7 मंथ और 10 डेज, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। अब 1 ईयर 6 मंथ एंड 1 डे सेम आएगा या चेंज होगा? ये वाला हटाऊं कि 7 क्वार्टर पूरे रखूं? 1 साल के 4 क्वार्टर है, 6 महीने के 2 क्वार्टर भी पूरे, बट ये एक दिन की वजह से भी ये पूरा क्वार्टर काउंट होगा। क्वार्टर और पार्ट ऑफ अ क्वार्टर इज अ कंप्लीट क्वार्टर, ठीक है? तो एक क्वार्टर खत्म होने के बाद ऊपर 1 दिन हो या 10 दिन हो या 2 महीने हो, फर्क नहीं पड़ता है। पार्ट ऑफ अ क्वार्टर भी फुल क्वार्टर ही काउंट होता है। तो ये पूरे रूल की सिचुएशन मैंने आपको बताई। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो फर्क क्या है वो पता चला।
कौन सा रूल कब यूज हो रहा है वो समझ आया? रूल 44 18 सबसेक्शन 4 के साथ यूज होता है। जब कैपिटल एसेट आप ही के पास है, उसका यूज बदल गया, टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट, नॉर्मल टू कॉम्पोजिशन। यहाँ पे आप वही कैपिटल गुड्स को ही सेल ऑफ कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में रिवर्सल हो रहा है। दोनों में हो रहा है रिवर्सल, लेकिन सिचुएशंस टोटली डिफरेंट है, दो अलग इंस्टेंसेस है, मिक्स नहीं करना। आ गया समझ में? और यहाँ मंथली कैलकुलेशन है या क्वार्टरली है, तो आंसर अलग ही आने वाला है। इसलिए आप मिक्सअप कर दोगे ना तो आंसर रॉन्ग हो जाए। तो श्योर होना चाहिए कौन सा रूल कब लगता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। थोड़ा पढ़ेंगे घर जाके, एक दो बार याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। समझ इसलिए करवा रहा हूँ कि आपके दिमाग में एग्जाम्पल क्लियर है। डन, ठीक है। देख लो 24 वाला क्वेश्चन, ये सब कुछ आगे थियरी में रूल में लिखा हुआ ही है, इवन सम में भी लिखा हुआ है, तो कंटेंट है आपके पास। नंबर्स के साथ कैलकुलेट करवा देता हूँ। 24 में देखना, XYZ लिमिटेड जो है सप्लायर है, उसने कैपिटल गुड्स परचेज किया हुआ है। इनवॉइस की डेट दे रखी है 1 अक्टूबर 2018 और अमाउंट है 4,13,000 इंक्लूसिव ऑफ CGST एंड SGST। मतलब इन शॉर्ट आपने जब मशीन खरीदी थी तो 4,13,000 रुपये आपने पे किए थे GST के साथ। GST का कितना रेट था? टोटल 18%, 9 + 9, तो 4,13,000 में कितना GST गया वो तो आप गिन सकते हो इजीली, इंटू 18/118, इतना ही करना है। तो देखो इंटू 18/118 करके कितना GST आपने पे किया है, 63,000। अब 1 अक्टूबर 2018 को जो ये मशीन आपने खरीदी है, अगर आप इसको अगले 5 साल तक यूज़ कर लेते हो तो आपका 63,000 पूरा वसूल हो गया। नो नीड ऑफ रिवर्सल आफ्टर दैट। लेकिन अगर आपने उससे पहले इसको डिस्कार्ड कर दिया तो रिवर्सल की बात आएगी। आपने पहले डिस्कार्ड कर दिया, सब में बोला है, आपने कैपिटल गुड्स को या मशीन को बेच दिया 2,85,000 रुपीज़ में ऑन 26 अप्रैल 2019। तो आइडियली जो ये 63,000 का आपने ITC लिया, उसमें से रिवर्सल की बात तो पक्का है कि आने वाली। तो ये एक कंडीशन मैंने आपको बताई, यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। दूसरी कंडीशन भी होती है, इस रूल में टोटल 2 कंडीशन है, मैंने आपको एक बताई, तो पहले एक के हिसाब से गिन लेते हैं, फिर दूसरी वाली बता देता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट कंडीशन तो यही है, क्वार्टर वाली। आप डेट्स के हिसाब से देखो ना कितने क्वार्टर का बेनिफिट मिलेगा और कितना रिवर्सल। 3 क्वार्टर्स, वो डेट के हिसाब से गिनना पड़ेगा आपको। 1 अक्टूबर 2018 वहाँ से 26 अप्रैल 2019, यही है। इसके बीच में कितने क्वार्टर चले गए वो हमें गिनना है। अब क्वार्टर भी ना स्टैंडर्ड क्वार्टर लेने, वही Q1, Q2, Q3, वो फिक्स है। 1 अक्टूबर की डेट है ना, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर 18 ये आपका एक क्वार्टर, फिर जैन से लेके मार्च 19 ये एक क्वार्टर, और ये अप्रैल के जो 26 डेज हैं इसकी वजह से एक और क्वार्टर। टोटल कितने हो गए? 3 क्वार्टर्स। समझ में आया? तो आपने 3 क्वार्टर्स का तो वसूल कर लिया, बाकी का तो रिवर्स करना पड़ेगा। 3 क्वार्टर्स का 5% बोला है ना पर क्वार्टर, मतलब 15% वसूल हो गया। तो 63,000 जो आपने GST भरा था उसका 15% आपने रिकवर कर लिया, बट 85 इज टू बी रिवर्स्ड। ये आपका वसूल हो गया और ये रिवर्सल के लिए एलिजिबल हो गया। तो ये वाला कितना हो रहा है वो गिनो, कितना? 5, ये आ गया। ये तो वसूल हो गया 15%, इसका बेनिफिट आप ले लो, लेकिन ये रिवर्सल के लिए एलिजिबल हो गया। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। रूल में ये एक पार्ट है, दिस इज कंडीशन 1। एक और कंडीशन के साथ आपको कंपेयर करना है और दोनों में से विच एवर इज हायर वो रिवर्स करना है। सेकंड कंडीशन तो और भी इजी है, ये तो फिर भी आपने इतना गिन लिया ना। सेकंड कंडीशन में इतना बोला है कि आपने कैपिटल गुड सेकंड हैंड में कितने में बेचा? ये अमाउंट में बेचा ना। कस्टमर से आपने या जिसको भी आपने मशीन बेची उससे आपने भी तो इस पे GST वसूल किया ही होगा, क्योंकि आप भी रजिस्टर्ड हो, सामने वाला भी रजिस्टर्ड है। तो सेकंड हैंड गुड्स पे भी GST होता है, पहली चीज तो ये है। तो इसके ऊपर आपने उससे कितना GST वसूल किया होगा? वो 18%, क्योंकि गुड्स तो सेम ही है ना। जब परचेज पे 18 भरा था तो सेल पे भी 18 ही कलेक्ट करेंगे। ये कितना हो रहा है? हो रहा है 51,300। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, ये है सेकंड अमाउंट। बहुत सिंपल, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे GST का रेट, जैसे दुकानदार आपसे GST कलेक्ट करता है उतने। इन दोनों में से जब रिवर्सल करना होगा तो कौन सा अमाउंट आपसे रिवर्स करवाएंगे? विच एवर इज हायर। तो हायर वाला कौन सा आ गया? ठीक है, तो दिस इज द ITC टू बी रिवर्स्ड। तो एक कंडीशन क्वार्टरली वाली, दूसरी कंडीशन ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज हायर दैट इज टू बी रिवर्स्ड। ये आपका रूल अब यहाँ पे कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ आया एप्लीकेशन? तो एप्लीकेशन से इसलिए बता दिया कि थियरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंप्लीमेंटेशन पता है, MCQ बन जाएगा आपका। अब वो थियरी में एक है ना पॉइंट देख लो, मैंने आपको तब बोला भी था कि मैं रूल के साथ ही बता पाऊंगा, अभी समझ आएगा नहीं।
पेज नंबर 82 पे 18 सबसेक्शन 6 के नीचे वो मोल्ड और डाइज वाला एक पॉइंट दे रखा है, बोला जस्ट टेबल के ऊपर। वो पॉइंट कंप्लीट करवा देता हूँ। बोला है कि अगर बात हो रही है मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स या रीफैक्ट्री ब्रिक्स की, तो ये भी कैपिटल गुड्स होते हैं। और अगर इनको आप सेकेंड हैंड में किसी को बेच रहे हो तो उसको कैलकुलेट करते टाइम आपको दो कंडीशंस जो है वो यूज नहीं करनी। दो कंडीशन कौन सी थी? एक क्वार्टरली वाली, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू। बोला इसको छोड़ दो, डायरेक्टली यही यूज कर लो, इतना ही रिवर्स कर देना, काम खत्म। अगर कैपिटल गुड्स इस लिस्ट में से कोई है तो मोल्ड, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स या फिर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, इनमें से अगर कुछ भी है जिसको आपने सेकेंड हैंड में बेचा तो रिवर्सल तो करना ही है, लेकिन ये क्वार्टरली वाली कंडीशन गिनने की मेहनत मत करो, सीधा यही अमाउंट गिन के रिवर्सल कर दो। तो ए और बी कंडीशन में सिर्फ बी वाली यूज करनी, ए वाली करनी ही नहीं, और विच एवर इज हायर नहीं करना है। कट शॉर्ट कर दिया, काम ईजी हो गया। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 25 आपका बाकी है वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल है। तो मैंने पॉइंट भी बता दिया और इलस्ट्रेशन वहाँ से कवर हो जाएगा। अब ये रिफैक्ट्री ब्रिक्स जो होती है वो क्या होती है बता देता हूँ, क्योंकि ये नया कुछ है। ये जो ब्रिक्स है ये फर्नेस में यूज होती है। फर्नेस का मतलब क्या है? वो हाई टेम्परेचर पे काम हो रहा है, आयरन है, स्टील है, मेल्टिंग और ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और सोचो कि अगर आप किसी चीज़ के अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रिएट करोगे तो आउटर जो उसका मटेरियल है वो भी तो मेल्ट हो जाएगा। तो आपको मटेरियल वैसा चाहिए, जो फर्नेस है वो तो एटलीस्ट उस पॉइंट पे हो कि 1000 डिग्री वो खुद फेस कर सके, तो उसके अंदर आप वो इतना मेल्ट करोगे, हाई टेम्परेचर क्रिएट करोगे तो फेस कर पाएगा। तो जो ब्रिक्स होती हैं, ये ब्रिक्स की ना वो मेल्टिंग कैपेसिटी उतनी हाई है, 1000 डिग्रीज पे भी ये ब्रिक्स मेल्ट नहीं होती, इनमें आग नहीं लगेगी। तो फर्नेस जो होती है जिसके अंदर इतना टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है, उसकी इनर लाइनिंग के लिए ये ब्रिक्स यूज होती है, जिनको रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बोला जाता है, जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ब्रिक्स का और कोई यूज नहीं है, इस तरीके से काम आती है और इनकी भी अपनी लाइफ है। कुछ टाइम तक ये चलेंगी, कुछ टाइम के बाद जब ये खराब होंगी तभी आपको चेंज करनी पड़ेगी, और लॉन्ग टर्म तक चलती है, इसलिए अपने इसको कैपिटल गुड्स में गिनते हैं। आगे ये समझ में क्लियर? बाकी मोल्ड डाइज की बात तो अपने कर चुके हैं। तो अब ये 18 सबसेक्शन 6 और इसका रूल भी पैकअप, और आपके सारे इलस्ट्रेशंस के साथ टॉपिक आपका कंप्लीट क्लियर। तो सेक्शन 16 to 20 के जितने सम्स थे वो पूरे आपके यहाँ पे कवर अप हो गए। कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेरी है इसमें? कंप्लीट पूरा टॉपिक ठीक है। बस तो जीएसटी में आज के लिए काफ़ी है इतना, बाकी चीज़ें फिर कल देखेंगे।